टैक्स ऑलरेडी पेड माइनस करते हैं, उसमें उसमें तो नहीं जाएगा ये? हाँ जी, उसी में जाएगा। देखें, एक नॉर्मली जो होता है हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस जो होता है उसमें क्या करना पड़ता है हमें कि हम लोग जैसे टैक्स ऑलरेडी पेड, नॉर्मली जो सैलरीज पे की जाती हैं उसमें टैक्स डिडक्ट करके ही सैलरीज आपको पे की जाती हैं, ठीक है। इसलिए आपने जो है वो जो टैक्स कंपनी ने डिडक्ट कर लिए, इट्स मीन ये कंपनी ने इटसेल्फ कैलकुलेट करके टैक्स और फिर बाद में आपको टैक्स डिडक्ट करके सैलरी दी है। तो जब आपने मिस यहाँ पे इसमें जी 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 यहाँ पे जब इसमें आपने पूछे। एक पॉइंट मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मिस्टर अहमद के बारे में पूछ रहे हैं, तो कंपनी के उसने, मैंने ये पॉइंट सोच रहा था, तो फिर मैंने जो स्टेटमेंट देखी कि टैक्स डिडक्टेड बाय द कंपनी फॉर सैलरी, तो उसने मतलब लाइक मैंने एक उस सेंस में सोचा था कि यहाँ तो एक इंडिविजुअल की हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कंपनी की तो कैलकुलेट नहीं कर रहे ना। तो वो फिर मैंने उसको कहा कि वो तो ऑलरेडी कंपनी ने पेड कर दिया, इंडिविजुअल ने नहीं पे किया। तो वो फिर मैं इसको इसलिए नहीं, इसको मैंने इसके अंदर वो किया मिस। और लाइक मैंने ये देख रहा था कि मेरी टैक्स लायबिलिटी तो 11,530 आ रही है। मैं इसमें लाइक टैक्स डिडक्टेड बाय द कंपनी फॉर सैलरी करूंगा तो वो फिर किस तरह इसको एडजस्ट करूंगा, क्योंकि वो तो ज्यादा वैल्यू है, उसने तो 35,000 ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है और मेरी टैक्स लायबिलिटी सिर्फ हाँ जी, एक और गलती जो 11,530 आ रही आपने है। की हुई है, नहीं पर एनम है, ठीक है, मुझे लगा पर मंथ है। नहीं, इसमें ये कोई मसला नहीं होता, कभी कभार होता है हम ऑलरेडी जो है वो ज्यादा डिडक्ट हो जाता है हमारा इसमें। लेकिन जैसे अब आपके माइंड में ये आपको लगा ये कंपनी के बिहाफ पे टैक्स डिडक्टेड होगा, लेकिन ये ऐसी बात नहीं जी है। टैक्स डिडक्टेड बाय द कंपनी फॉर सैलरी, यानी जैसे मैंने इसको ये परसीव किया है कि भाई ये टैक्स जो है वो कंपनी ने आपको इतना टैक्स डिडक्ट करके आफ्टरवर्ड्स आपको सैलरी पे की है, ठीक है। यानी ठीक है टैक्स मिस। ऑलरेडी पेड में इसको आना चाहिए। लेकिन आपको जैसे इस चीज में डाउट है, आपको लगता है ये कंपनी ने टोटल सैलरी जो उसके पास एम्प्लॉयज की थी उसके ऊपर इतना टैक्स डिडक्ट किया होगा, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको इस पॉइंट को ना नोट लिख के आपने उसको नोट की फॉर्म में नीचे ना लिख देना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे ठीक आपका है ये स्टांस है, मेरा ये स्टांस है, तो हर बंदे का स्टांस जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ठीक है। तो इसमें आप मुझे अब ये कह रही हैं कि मैंने इसको माइनस करना है या हाँ मैं जी, जिस माइनस इसको एज अ करके तो नोट? टैक्स वो आ जाएगा ना आपका, नेक्स्ट टाइम आपका जितना नेगेटिव? टैक्स, हाँ जी, नेगेटिव में आ जाएगा, यानी टैक्स ये लायबिलिटी की बजाय नेगेटिव में आ जाएगा मिस? ठीक, तो नेगेटिव ये में आ टैक्स जाएगा, वो लायबिलिटी कोई की नहीं, बजाय वो टैक्स नेक्स्ट ईयर में रिफंड? एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इसमें मतलब ऑब्वियसली, तो इसमें नोट किस तरह देना है? नोट वाली बात मुझे आपकी समझ नहीं आई मिस, थोड़ा सा। आपने इसमें ये क्वेश्चन कर लिया, टैक्स ऑलरेडी पेड, अगर आप जिस तरह से मैं कह रही हूँ उस तरह से नहीं करते, आपको ये लगता है, वैसे इधर से तो यही है कि कंपनी ने टैक्स डिडक्ट कर दिया, इसी एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही है तो इसी का ही टैक्स डिडक्ट किया होना है। लेकिन अगर आपके पेपर में जैसे आपको उस टाइम ये माइंड में क्लिक किया कि ये आपको लगता है ये कंपनी के बिहाफ पे बात हो रही है ये, ठीक है, ठीक है मिस। टैक्स डिडक्टेड ठीक है। बाय द कंपनी फॉर सैलरी की बात हो रही है, तो आपने ठीक है। इस चीज पॉइंट को आपने टैक्स ऑलरेडी पेड में इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, ठीक है। ठीक है। तो आपने लिखना है इसी क्वेश्चन के एंड पे, जब सॉल्यूशन सारा कर लेंगे तो आपने इस एंड पे यहाँ पे जब टैक्स लायबिलिटी आपने निकाली तो यहाँ पे लिखना है नोट, हेडिंग दे के नीचे लिख देना है कि टैक्स डिडक्टेड बाय द कंपनी एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, टैक्स डिडक्टेड बाय द कंपनी इज टैक्स रिलेटेड टू द कंपनी, नोट रिलेटेड टू मिस्टर एम, ठीक हो गया मिस। ठीक है, अगर ठीक हो गया, ऐसे समझ आ गया। आपके माइंड में आता है। ठीक 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 हो गया, समझ आ गई। तो हम्म मिस इसमें आप मुझे थोड़ा सा वो अकोमोडेशन का कह रही थी कि मैंने अकोमोडेशन का थोड़ा गलत किया हुआ है, तो इसमें फिर नहीं, वो वो नेक्स्ट ये। वन क्वेश्चन में होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में था अकोमोडेशन में, उसमें थोड़ी ओके। सी आपने ठीक गलती है। की थी, ये इस वाला ठीक किया हुआ है। इसमें ओके ओके मिस, और इसमें ये जो इसने लीव फेयर असिस्टेंस और लीव एनकैशमेंट दी हुई है, अच्छा ये हम्म तो दोनों इंक्लूड किया, लेकिन इन दोनों में मिस फर्क किया है लीव एनकैशमेंट और लीव फेयर असिस्टेंस में? देखिए, कंपनी डिफरेंट मद में आप लोगों को डिफरेंट चीजें देती है, कभी वो लीव फेयर देती है, लीव एनकैशमेंट देती है, लीव फेयर असिस्टेंट देती है। अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो फिर उनकी जो होती है ना लीव फेयर जो होती है वो उनको एग्जाम्प्ट होती है, लाइक उसको टैक्सेबल नहीं होती, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट में है चीजें। ठीक ठीक हो तो गया मिस। लेकिन अच्छा यहाँ मिस पे अब इस प्राइवेट कंपनी का ही है, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी कोई भी कंपनी का है, गवर्नमेंट का नहीं जी है, जी तो फिर इस जी चीज मिस। को हम लोग दोनों को ऐड अप जस्ट कर देंगे, ठीक है।
ठीक है मिस इसमें लाइक ये जो इसके अंदर इसने ना एक पॉइंट दिया हुआ है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। जी ठीक है, इसके अंदर मिस मैं प्रोविडेंट फंड का थोड़ा सा मैंने पॉइंट यही लिखा था कि मैंने इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछना था। एक सेकंड में इसमें इसका वो खोल लूं। पूछना जरूर। 155। अच्छा मिस इसके अंदर ना उसने एक चार्ट बनाया हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। मतलब अगर गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है और कोई दूसरा भी है, तो इसमें एम्प्लॉय की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, मतलब एग्जेम्प्ट कर देंगे, इसका कोई वो नहीं होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा ना, तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में तो वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन उसने एक रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के नीचे लिखा हुआ है कि एग्जेम्प्ट lesser of 1/10 of the salary or rupees 150,000. Any excess amount is taxable. मतलब मुझे इसका थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, मतलब कि लाइक कि ये किस तरह हुआ। अब ये अगर आपके पास साइनॉप्सिस की बुक पढ़ी होगी ना, तो ये मेरे पास 157 पेज पे इसका एक चार्ट बना हुआ है। तो मुझे ये जरा थोड़ा सा इसका समझ नहीं आ रहा था। ये तो मुझे समझ लग गया कि एम्प्लॉई अगर कोई कंट्रीब्यूशन करेगा तो उसकी कोई हमने ट्रीटमेंट नहीं करनी, तो मैंने यहाँ पे भी उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था कि मैंने इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं की। लेकिन अगर उसने कहा है कि एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन करेगा, गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है, तो कोई मतलब कोई इसकी मतलब ना एग्जेम्प्ट होगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरी है, मतलब कोई रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कोई प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि जी एग्जेम्प्ट लेसर ऑफ 1/10 of the salary or rupees 150,000. Any excess amount is taxable. मैम इसका जरा मुझे थोड़ा सा बता दें। इसका बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट होना है जैसे हम लोगों ने मेडिकल अलाउंस का ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल अलाउंस में जैसे हम लोग कहते हैं कि मेडिकल अलाउंस इज एग्जम्प्ट अप टू 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी, करते हैं। ठीक है मिस, ठीक हो गया मिस। तो यहाँ पे भी वही चीज करनी है कि हमें जो एम्प्लॉयर जितना प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ठीक प्रोविडेंट है, फंड जो होता है उसमें ये किया जाता है कि कुछ एम्प्लॉय का शेयर होता है, कुछ एम्प्लॉयर का शेयर होता है, ठीक है। फिर ये ठीक है दोनों मिस, शेयर जो होते हैं नॉर्मली इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों अमाउंट्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हम लोग उसमें डिपॉजिट करवा देते हैं एक अकाउंट में। उस अकाउंट के अंदर फिर हमें रिटर्न मिलता है, यानी कोई ना कोई इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। हम किसी वजह से ये एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉय की ना, ठीक प्रोविडेंट हो फंड। गया मिस, ठीक हो गया। और फिर बाद में इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें जो मिलता है, टोटल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, फिर उसका भी ट्रीटमेंट उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब ओके इसमें ओके जो है मिस, रिकॉग्नाइज है अनरिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है। गवर्नमेंट के तो जो प्रोविडेंट फंड है यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो प्रोविडेंट मिलता है, फंड मिलता है, वो तो टोटली एग्जाम्प्ट है, उनके ऊपर कोई वो इम्प्लीकेशन नहीं। लेकिन रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज में जाके देखें कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में उन्होंने आपको थोड़ा सा जो है ना वो एज दिया हुआ है, थोड़ा बेनिफिट दिया हुआ है कि आपको टोटल अमाउंट जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ एम्प्लॉय की तो कंट्रीब्यूशन वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। उसकी रीजन ठीक है पता है, मिस। कंट्रीब्यूशन उनका जो है वो टैक्सेबल नहीं है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉइज का तो मिस उसने कहा है ना कि कोई ट्रीटमेंट करनी ही नहीं है ना इसकी। हाँ जी, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि देखिए एम्प्लॉय क्या अपनी उसी की सैलरी में, जब उसकी सैलरी में से ही उन्होंने कंट्रीब्यूशन लेना है हमेशा, जो है एक तरह से एम्प्लॉय का तो ये एक्सपेंस हो गया ना, बिल्कुल ऐसी है, तो ठीक है। एक्सपेंस को तो एक्सपेंस हम के ऊपर सैलरी तो नहीं इनकम में होता। करते ही नहीं ना, इंक्लूड तो करते ही नहीं, बिल्कुल मिस। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, अब तो एम्प्लॉयर इस ने उसको, एम्प्लॉयर ने दिया उसको, ये उसके लिए बेनिफिट हो गया। अब एम्प्लॉयर के लिए वही जिस तरह हम लोगों ने मेडिकल अलाउंस में ट्रीटमेंट किया था, कोई 1/10 तो बेसिक सैलरी किया था, उसमें से माइनस करके टोटल मेडिकल अलाउंस में से बाकी की अमाउंट अब हम अपनी सैलरी में इंक्लूड करती हैं। तो यहाँ पे भी वही किया है उन्होंने कि आपने इसको 1/10 ऑफ सैलरी या 150,000 तक आपको ये अमाउंट एग्जम्प्ट होगी, यानी उसके ऊपर कोई। अगर 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 यहाँ पे लिखा होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तब हम उसकी करते हैं, लेकिन यहाँ तो उसने एम्प्लॉई लिखा हुआ है ना, हाँ तो जी, इसलिए मैंने इसको मिस कर दिया था। मैंने अब ये इसको इंक्लूड तो नहीं करेंगे ना इस वाले क्वेश्चन नहीं, से? अगर एम्प्लॉय सैलरी, हाँ कंट्रीब्यूशन जी। अगर अप टू 150,000 होता है या आपकी 1/10 तो बेसिक सैलरी तक होता है, उस अमाउंट तक आपको एग्जाम्प्ट है।
ठीक है मिस, ठीक है। अब ठीक हो गया। 150,000 या आपके 1/10 तो बेसिक सैलरी से ज्यादा आता है ये आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल होगी। ओके ओके मिस, ठीक है मिस। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, यहाँ पे जो जो इसने कहा हुआ है कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, इसको अब हमने अपनी सैलरी इनकम में इंक्लूड नहीं करना। नहीं करना। अगर एम्प्लॉयर का बस ठीक है। कंट्रीब्यूशन होता तो तब भी हम लोगों ने इसको नहीं था इंक्लूड करना, क्योंकि अप टू 150,000 तो हमें एग्जाम था, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। या वन ठीक हो टेन गया तो मिस। बेसिक सैलरी। यानी अगर हमें इस तरह का कोई पॉइंट आ जाता है, आ भी सकता है कोई ठीक उसमें है। इसी तरह की चीजें एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं कि आपको इस केस में 1/10 तो बेसिक सैलरी भी देखना है और 150,000 भी देखना है। अब इन दोनों में से जो लेसर अमाउंट होगी वो आपको एग्जाम्प्ट होगी, बाकी की अमाउंट आपको सारी टैक्स, उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके 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 मिस, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक हो ठीक गया है ये मिस। पॉइंट। अब बाकी आपने जी जी इसको मिस। किया हुआ है जिस तरह से करना है। ठीक है। ठीक है मिस, समझ ये हो गया, ठीक है मिस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है पॉइंट, उसकी तरफ चलें। जी मिस। ये कौन सा अटेम्प्ट है, 2018? चलिए जी जी 20, मिस, ये 2018। हाँ जी। इसमें आपने मिस्टर आतिफ वर्किंग एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द, जो भी है इसमें सारा जो है देख लेते हैं। बाकी चीजें तो आपकी थी। हाउस अलाउंस जो है उसके ऊपर मुझे आया था, मैं कह रही थी कहीं पे मैंने आपका चेक किया है तो मुझे जो है इशू जो नजर आया है, हाउस अलाउंस है ये, अकोमोडेशन नहीं है ये। लेकिन थोड़ी सी टर्म चेंज करने से आपका जो है वो चेंज हो जाता है। आपको उन्होंने, अगर आप ये देखें अपनी इसकी सैलरी वाले पार्ट में, जब अकोमोडेशन आपको मिलती है तो वो वाली फिर प्रोविजन में 45% ऑफ बेसिक सैलरी या मिनिमम टाइम स्केल वाली बात आती ओके है, या फिर मार्केट ओके मिस। बात आती है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे अगर अगर अकोमोडेशन अलाउंस, में दी हुई उसने हाउस अलाउंस दिया, यानी कैश फॉर्म में आपको दिया हुआ है। मतलब ये अकोमोडेशन, एज इट इज, हम्म, एज इट इज इसको हम इंक्लूड करेंगे, इसके ऊपर हम हाँ वो जी, नहीं ये करेंगे इसको जिस। आप ठीक एज है। इट अमाउंट को इंक्लूड कर देंगे। ठीक हो ठीक गया। है मिस, ठीक है मिस। तो आपने वो वाली प्रोविजन, ये जो नीचे आपने इसकी वर्किंग की हुई है 45% वाली, वो आपकी नहीं करनी यहाँ पे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ओके मिस, ठीक हो गया मिस। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें जो है, ये जो आपने कैपिटल गेन्स वाली बात की है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। ठीक है। जी अच्छा, मिस। जो चीजें आप इस इंक्लूड नहीं ना कर रहे, एक और पॉइंट, अगर आपने ये साइनॉप्सिस ऑफ टैक्सेस का न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन फॉलो किया हो, तो वो जो चीजें न्यूमेरिकल में नहीं डालता ना, लाइक के सॉल्यूशन करते हुए में, जैसे हम लोगों ने अभी कहा कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो है इंक्लूड नहीं करना जी अपनी सैलरी इनकम में। जी ठीक है। तो उस चीज का जी मिस। आपको नोट नीचे देना है। नोट, ओके मिस, ठीक नोट है। हेडिंग देनी है नोट की, और नीचे लिखना है कि भाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन, employees contribution to provident fund is not taxable, so we will not include it in salary income. ओके मिस, मतलब क्वेश्चन करके एंड पे, मतलब हाँ सारा जी, करके एंड पे एंड पे थोड़ा मैं सॉल्यूशन अपने करके नोट्स ये दे आपने सकता हूँ। थोड़ा सा उसको वो देना है, ताकि जो है एक तरह से एक प्लस पॉइंट भी होता है। वैसे भी कई चीजें जो है वो एग्जामिनर जो है वो कहता है कि जी इसने इसके बारे में शायद उसको पता ही नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप ठीक ठीक हो गया एक मिस। मिनट की लाइन, 1 मिनट में आप ये ओ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके मिस, ठीक हो गया, अच्छा जी, अब ये जो ठीक हो गया। सेल ऑफ सिक्योरिटीज है, इसमें जो है वो देख लें हम लोग कि ये हम लोगों ने, इसमें मिस वो चार्ट चार्ट कोई फॉलो किया हुआ था जो उसने सिनॉप्सिस के अंदर दिया हुआ है ना मुझे। हम्म, हाँ जी, इसमें सिक्योरिटीज के केस में जो है थोड़ा सा वो रेट्स का ख्याल रखना है और टाइम पीरियड का ख्याल रखना है। 24 मंथ्स बिल्कुल ऐसी है। लेस देन वो वाला, उसको फॉलो करते हुए आपने करना है। तो फिर ये, जी जी मिस, इसमें इसमें इसने मतलब ना चार्ट्स में बताया हुआ है, हम्म, इसने बताया हुआ है कि इसके 2016 से पहले क्या रेट थे, फिर हम्म, 2016 के बाद क्या रेट हो गए हैं, और अब जो टैक्स ईयर जो अब 2022 से और ऑनवर्ड्स हुआ है, तो उसमें अब डिफरेंट रेट्स आ गए हैं। हाँ तो जी, वो अब रेट्स के मैंने डिफरेंस के साथ, जी यही मैं चीज, बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल रेट्स बिल्कुल वही अप्लाई किया है जो टैक्स ईयर 2022 से ऑनवर्ड्स है, 12.5%। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप देख लें, मैं इसके मैंने ठीक किया हुआ है ना, मतलब वो कैपिटल गेन्स इसी तरह करना है, मैं जरा
क्योंकि ये पहली दफा मेरा पॉइंट आया था अभी पेपर इसमें, क्योंकि मिस अभी तक जो मैं क्वेश्चंस मैंने देखे हैं करे हैं ना, उसमें मैंने देखा है कि मोस्टली ना सिर्फ इनकम वो सैलरी की ही देता है, ना बिजनेस की, ना प्रॉपर्टी की, ना कोई अदर आ रही होती है, मोस्टली सारी सैलरी इनकम से ही वो न्यूमेरिकल्स देता है। एक्चुअली में मसला यही है ना कि ज्यादा इंडिविजुअल्स जो छोटे लेवल पे जो होता है ना, वो ज्यादा सैलरीज में ही मसले मसले बाकी चीजों में भी हैं। लेकिन एक एग्जामिनर का ना एक ट्रेंड होता है, एक एनालिसिस या पार्ट पेपर सॉल्व करने से आपको इस चीज का अंदाजा होता है कि भाई वो क्या करना चाह रहा होता है या किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ठीक है मिस। को पता चल जाता है कि वो क्या करना चाह रहा होता है। ठीक है। मिस हाँ, तो अब ये मैंने कैपिटल गेन्स को बिल्कुल सही सही तरीके से इंक्लूड किया हुआ है ना इधर। हाँ जी, कैपिटल गेन्स आपने ठीक किए हुए। एक्चुअली में मेरे पास जो है वो रेट्स पुराने वाले हैं। ठीक है, तो जी मिस। आपने लेटेस्ट जो रेट्स हैं उनको करते हुए करना था। ठीक है। बिल्कुल मिस, मैंने लेटेस्ट ही किया है। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है ये मिस। भी आपका ठीक हो गया, हाउस अलाउंस वाली बात भी हो गई क्लियर। जी मिस, ठीक हो गया मिस। अच्छा मिस, इसके अंदर वो जी जी, एक वो पूछिए। था कि वो कन्वेंस, वो कंफ्यूजन कभी ये भी हो जाती है कि कन्वेंस अलाउंस और वो जो व्हीकल देता है, अगर कन्वेंस अलाउंस दे रहा है तो उस पे तो हमने वो 5% और 10% वाला टैक्स तो नहीं करना ना। हाँ जी, नहीं नहीं, वही वाली बात जो अभी हमारे साथ हाउस अलाउंस में बात हो गई है कि जी अकोमोडेशन पे जी जी। हमें है। इसी चीज को कंफ्यूज करने के लिए उसने हाउस अलाउंस लिख दिया है। स्टूडेंट समझेंगे अकोमोडेशन है वो वाली प्रोविजन, जैसे आपने कर दिया है अकोमोडेशन वाली प्रोविजन। ठीक है मिस। कन्वेंस अलाउंस है ना कि कन्वेंस है। जब कन्वेंस ठीक हो गया होगा मिस। तो फिर होगा, क्योंकि उसमें वो ठीक है। 5% या 10% ऑफ जो उसकी व्हीकल की वैल्यू है, कन्वेंस की जी वैल्यू जी में वो मिस। डालते हैं कॉस्ट ऑफ, ठीक। जहाँ फेयर मार्केट वैल्यू डालते हैं लीज के केस में, और अगर एक्वायर किया है तो फिर उसको केस में कॉस्ट होती है। ओके ओके हो गया मिस। ठीक है मिस, क्लियर हो गई। ठीक है अच्छा मिस। जी, नेक्स्ट वन जो है अब ये वाला। 2019 का इसमें दो, 2019 में उसने मैम दो न्यूमेरिकल्स दिए हैं मैं, तो मैंने दोनों ही सॉल्व किए हैं। हम्म ठीक है मिस, इसके अंदर मैंने आगे मुझसे टैक्सेबल इनकम कौन मैंने इसको देखेंगे ना आप, तो मैंने हम्म इसमें ये देखा है, क्योंकि उसमें तो वो दोनों मेरी टैक्सेबल इनकम निकली थी 4,29,000। जी तो जी। उसमें तो उसने अगर चार्ट दिया हुआ है उसके अंदर तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, मतलब कोई परसेंटेज ही नहीं है, तो वो जीरो मेरे पास तो आएगा। हाँ तो फिर जी, मैं उसको आगे जो टैक्स क्रेडिट है उनको किस तरह इंक्लूड करूं इसके अंदर, तो वो तो फिर मैं जो भी करूंगा वो तो जीरो ही आएगा। एक्चुअली में रेट्स टैक्स का जो है ना वो मसला ही होता है, टैक्स के रेट अपडेट हो रहे हैं। लाइक अगर आप लास्ट ईयर्स में जाएं तो आपकी जो थ्रेश होल्ड था ना सैलरी वाला, सैलरी पे जस्ट 4 लाख तक एग्जाम थी। अब जो है वो लेटेस्ट जो रेट आए हैं उसमें 6 लाख तक एग्जाम हो गई है जी जी, मैं सैलरी। 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है, हाँ जी, बिल्कुल वही ये तो। जब 2019 का जब टैक्स ईयर था जो इसके ऊपर एप्लीकेबल था टैक्स रेट, उसमें 4 लाख था। ठीक है, ठीक हो गया, इस ठीक वजह हो से गया, उस ठीक हो टाइम गया 4 लाख अगर, यानी हमारी टैक्सेबल इनकम आई थी 429,000। ठीक है, तो उसमें 4 लाख तक तो एग्जाम था, बाकी की अमाउंट टैक्सेबल हो जानी थी। ठीक हो गया मिस। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमारे ठीक हो यहाँ गया पे तो। रेट चेंज हो गया, इस वजह से ये चेंज आ रहा है। ठीक हो गया मिस। अच्छा, इसमें अब क्योंकि अगर मैंने यही होगा ना कि मिस अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आज के रेट अप्लाई करूं तो इसकी कम टैक्स लायबिलिटी तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकती। हाँ जी, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक ठीक है मिस, तो इसके अंदर ये था कि मैंने पूछना था ये जो इसने मेडिकल एक्सपेंसेस बताए हुए हैं हम्म। मिस, इसमें मुझे अब ये था कि अब मेडिकल एक्सपेंसेस तो हम इसको एज इट इज इंक्लूड करेंगे ना, क्योंकि सिर्फ मेडिकल अलाउंस पे हमें हाँ जी, एग्जाम्प्ट है ना, एक्सपेंसेस पे तो नहीं एग्जाम्प्ट हमें। नहीं नहीं, मेडिकल अलाउंस पे सिर्फ, अगर जस्ट इसमें भी सिचुएशन है, अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस दे रहा है तो उसमें वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी वाली एग्जाम्प्ट होने वाली जो है प्रोविजन एप्लीकेबल होती है। अगर वो मेडिकल अलाउंस भी दे रहा है और मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहा है, ये नॉर्मली जो मेडिकल एक्सपेंस जो रीइंबर्स होता है, इसको कहा जाता है मेडिकल फैसिलिटी की टर्म इसके लिए यूज ओके मिस। होती है। ठीक है। अगर मेडिकल अलाउंस भी दे रहा है और मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहा है, फिर भी वो आपकी 10% वाली प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक हो गया मिस। और ठीक हो गया। अगर जस्ट मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है तब भी नहीं, ये सिर्फ जो 10% वाली, 10% ऑफ बेसिक सैलरी की प्रोविजन सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपको जस्ट मेडिकल अलाउंस दे रहा होता है, सिर्फ मेडिकल अलाउंस दे रहा है।
ओके ओके मिस, ठीक है। और ये जो मिस, ये जो डोनेशंस इसने कहा हुआ है कि डोनेशंस टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन 61, तो मिस इसके अंदर तो उसने अभी भी बताया हुआ है कि जो 61 मैं अभी पढ़ रहा था टैक्स क्रेडिट्स में, तो मिस इसमें इसको टैक्स क्रेडिट भी तो मिलेगा ना डोनेशंस का? डोनेशंस जो है वो दो तरह के इंस्टीट्यूशन के लिए है। एक अंडर सेक्शन 61 आती है, एक अंडर क्लॉज 61 आती है। मिस इसके अंदर डिफरेंस, इसका मैं टैक्स क्रेडिट पढ़ा था तो उसमें जी मिस, डोनेशन जो है वो अंडर क्लॉज 61 भी है और अंडर सेक्शन 61 भी है। बिल्कुल। इसमें जो मैंने मिस जो टैक्स क्रेडिट्स में मैंने पढ़ा है उसके अंदर टैक्स सेक्शन 61 में वो जो उसने बताया कि जी चैरिटेबल डोनेशंस ये सारा इनके ऊपर आपने इनके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। अब मुझे आप मिस ये बताएं कि इसको डिडक्टेबल अलाउंस में लेकर आना है या जस्ट इसको सिर्फ टैक्स क्रेडिट के अंडर लेकर आना है? मैं ये चीज पूछना आपसे चाह रहा हूँ, और या अगर दोनों में लेकर आना है। नहीं समझ नहीं आया, दोबारा से ये पॉइंट पूछे। डिडक्टेबल अलाउंस मिस यहाँ पर आप ये देखिए ना कि वही हम बात जब अपनी जो मैं अभी बात कर रही थी कि अंडर सेक्शन 61 है या अंडर क्लॉज 61 है। ये डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 61 है। जो जी मिस, सेक्शन 61 टू 65 है वो उन पे टैक्स क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है? टैक्स क्रेडिट, बिल्कुल क्रेडिट टैक्स मिलता है। क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है यानी कुछ उन्होंने रेट्स दिए हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक उन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं, वो करना पड़ता है। लेकिन अगर अंडर क्लॉज 61 है, अगर अंडर क्लॉज 61 है तो फिर वो डिडक्टेबल अलाउंसेस में आएगा। ओके, मतलब वो उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट नहीं है कोई भी? हाँ जी, वो स्ट्रेट डिडक्शन करनी है, स्ट्रेट आपने एक उन्होंने लिस्ट दी हुई है कुछ इंजो, लेकिन जब उसने क्लॉज 61 कहा है तो हमें अब इतनी लंबी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वो लोग जो जिन्होंने प्रैक्टिकली काम करना होता है वो ये चेक करते हैं कि क्लॉज 61 में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। लाइक कि वो वहां पे तो नहीं ये बात कहेंगे, जैसे एक बंदा, आप कंसल्टेंट है, आप तो आपके पास कोई आता है वो कहता है भाई मैंने इस इंस्टीट्यूट को दी है जी डोनेशंस, तो हम फिर चेक करेंगे कि वेदर ये क्लॉज 61 में फॉल कर रहा है या सेक्शन 61 में फॉल कर रहा है। अगर क्लॉज 61 में जो उन्होंने लिस्ट दी हुई है इंस्टीट्यूशंस की, आगा खान है, शौकत खानम है, दो चार तो ये बिल्कुल ऐसी है। और भी है, अगर क्लॉज 61 के अंडर आता है तो फिर आपने इसको जक़ात, जैसे जक़ात डिडक्टेबल अलाउंसेस में लिखते हैं, जक़ात के नीचे आपने ये लिखना है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर क्लॉज 61, ठीक है, लिखनी है और वो ओके स्ट्रेट मिस, अमाउंट डिडक्ट कर देनी है। ठीक है मिस। तो अब जैसे उसने यहाँ पे बताया हुआ है सिनॉप्सिस के अंदर, उसने कहा है कि जो टैक्स क्रेडिट फॉर डोनेशंस है इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ कंपनी एंड 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इफ अ पर्सन इज एन इंडिविजुअल। तो मिस इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है मैंने, मतलब जो टैक्सेबल इनकम मेरी आई है उसका जस्ट मैंने 20% का मुझे क्रेडिट मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, आपकी जब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आती है, टैक्स क्रेडिट तो बाद में ही माइनस करते हैं ना। जी मिस, ठीक हो गया। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट ठीक है, करते हैं, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है कुछ इतना, आपको ठीक हो टैक्स गया मिस। लाइबिलिटी आपने रेट अप्लाई करके कैलकुलेट कर दी। नीचे फिर आप लिखते ठीक, हैं लेस टैक्स क्रेडिट्स हैं अगर आपके कोई, ठीक है, जी मिस, ठीक हो तो गया, वो फिर आप समझ आ गई माइनस मुझे। करते हैं। फिर टैक्स क्रेडिट में टैक्सेबल इनकम का वो फिर अगर 30% है या 20% जो उसने इंडिविजुअल या कंपनी के केस में, उसमें फिर आपने जो लिमिट है उसको चेक करना है। उन्होंने हर जो जितने भी टैक्स क्रेडिट्स हैं उन्होंने 2-3 कंडीशंस दी हुई है, ठीक है, कि यहाँ जी मिस, जो है 30% दिया होता है, कभी कभार वो टोटल अमाउंट एक्चुअल अमाउंट का, या उन्होंने कहा जितनी एक्चुअल अमाउंट पे की है या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, और इन दोनों में ठीक है जो मिस, लेसर अमाउंट होगी आपने वो करनी है, ठीक है। तो आप ठीक है जब मिस। न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपने नीचे इसको ना वर्किंग में लिखना है, इसको वर्किंग में लिखना ओ, है कि टैक्स क्रेडिट फॉर, जैसे आप इसमें अब इससे रिलेटेड टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आपने अप्रूव ठीक है मिस, इंस्टीट्यूशन को कितना टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए आपको, तो आप इसको वर्किंग में लिखेंगे और अमाउंट आपको एक्चुअली में कितना आप वो दे रहे हैं, 15,000 की अमाउंट एक्चुअल में पे कर रहे हैं, जी मिस, और यहाँ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम लिखना है,
30% हाँ जी मिस, इनकम निकालना है। रिस्ट्रिक्टेड अप टू, इन दोनों में से जो लेसर अमाउंट है वो आपकी जाएगी, टैक्स क्रेडिट का पार्ट बनेगी। नहीं मिस, उसने कहा है कि टैक्स क्रेडिट ऑफ डोनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू लेसर ऑफ द फॉलोइंग हाँ जी, अमाउंट्स। मतलब इन केस ऑफ कंपनी उसने 20% का है, और अगर पर्सन इज एन इंडिविजुअल आप तो उसका 30%। हाँ जी, नहीं आप इसका एक पॉइंट मिस कर रहे हैं, इसको दोबारा करें। एक्चुअल अमाउंट जितनी आप पे कर रहे हैं या 30%, इन दोनों में से जो लेसर अमाउंट होगी वो आपको टैक्स क्रेडिट के तौर पे मिलेगी। ओके 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 ओके, ठीक है मिस, ठीक ठीक है। है, जितनी ओके आप ओके, ठीक एक्चुअल है। अमाउंट दे रहे हैं टोटल वो, अमाउंट ऑफ या डोनेशन, हाँ थर्टी जी हाँ जी मिस, परसेंट हम लोग, समझ आ कंपनीज का गई। नॉर्मली आपके लेवल पे नहीं पूछा जाता न्यूमेरिकल, ओके मिस, जी कंपनीज जी का मिस, नॉर्मली आपके लेवल पे नहीं, हम लोग इंडिविजुअल से रिलेटेड चीजें याद रखेंगे, क्योंकि ये जो बुक है ये आपके उसमें जो है आपके लेवल की नहीं है, लाइक आपके लेवल पे जो है वो नॉर्मली इंडिविजुअल के हैं, ये नॉर्मली प्रोफेशनल लेवल के एग्जामिनेशन के लिए यूज होती है, उन्होंने इसलिए दोनों तरह से कंपनीज के लिहाज से भी लिखा है, इंडिविजुअल के लिहाज से भी लिखा है। लेकिन हम लोग चूंकि एग्जैक्टली नॉर्मली मिस। हमें इंडिविजुअल का आता है, हमने इंडिविजुअल का याद रखना है कि भाई 30% जो है इंडिविजुअल का है या एक्चुअल अमाउंट, या 30% में से जो दोनों में से लेसर अमाउंट हो, यानी 15,000 और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम जितनी अमाउंट आएगी, इन दोनों में से जो लेसर अमाउंट होगी वो अमाउंट हम लोग अपने टैक्स क्रेडिट में लिखेंगे, टैक्स क्रेडिट टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन। ओके ओके, हो गया मिस, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है मिस, समझ आ गई। अच्छा जी, लीगल एक्सपेंसेस का आपने क्या किया हुआ है इसमें? मिस ये तो एक्सपेंसेस हैं, लीगल हाँ जी, एक्सपेंसेस ठीक हो हैं, गया। ये तो नहीं वो हाँ होंगे जी, ना। एक्सपेंसेस नहीं वो करते इंक्लूड इनकम जी में। जी मिस, ठीक हो गया मिस। मिस अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इसी तरह का आ जाए, और जिसमें अब जैसे मेरे साथ हुआ कि 4 लाख आया हुआ है, तो ये तो एग्जाम्प्ट है, तो इसमें फिर मैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के नीचे नोट बनाकर फिर इसी तरह पेपर में भी लिख दूंगा ना हाँ जी, कि नहीं टैक्स टू। जब आपकी टैक्सेबल इनकम आ ही नहीं रही, आपकी उसमें थ्रेश होल्ड में फॉल बिल्कुल नहीं एग्जैक्टली, जाएगी, तो फिर आपने कहना है कि ठीक, जी मिनिमम जो थ्रेश होल्ड वो तो 6 लाख हो गया। लेकिन नॉर्मली अब वो, ठीक हो गया मैं। अगर वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो वो नीचे, नॉर्मली जब वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए देगा, तो चूंकि ये पुराना साल का 2019 गया, रेट्स चेंज हो गए हैं, ठीक है, इस वजह से ऐसे है, जब वो ठीक है टैक्स मिस, लायबिलिटी का उसने, या तो वो फिर सिर्फ टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का कहेगा, ठीक है। अच्छा, आपने एक और चीज, ठीक है, हाँ जी, कैलकुलेट द टैक्स पेएबल वायदा, हाँ टैक्स पेएबल का जब उसने कहा है तो फिर वो देगा उतनी ही अमाउंट देगा जिस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा, नॉर्मली यही है। लेकिन अगर कभी कभार नहीं भी होता, कि वो कंफ्यूज करने के लिए भी स्टूडेंट को कह सकते हैं कि भाई जिस तरह यहाँ पे हमारी 4 लाख आई है और 6 लाख तक तो हमें एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता सैलरी इनकम वाले को। ठीक हो गया मिस, ठीक है। ठीक हो गया मिस। वैसे ये हमें आपको पता चल गया कि उसमें यहाँ पे आपको अगर जस्ट फॉर टैक्स पेएबल आता, टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करते, रेट अप्लाई जी जी करते, मिस, देन नीचे टैक्स क्रेडिट्स लिखने थे आपने। बिल्कुल बिल्कुल मिस, ये मुझे समझ आ गई है। और वो जी जो जी टैक्स मिस, क्रेडिट्स वाली अमाउंट लेस करके आफ्टरवर्ड्स आपने टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। ओके ये जो मिस, आपने ठीक है मिस। डोनेशन यहाँ पे लिखी है ना 15,000 की, ये ये गलत, ये गलत, ये ये गलत गलत है, ठीक होगी। है मिस, मैंने इसको मार्क कर भी लिया है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया अच्छा मिस। जी, और ये जो है अग, अमाउंट पे फॉर अगला क्वेश्चन, पेंशन स्कीम ड्यूरिंग द ईयर। ये भी तो मिस टैक्स क्रेडिट में ही आएगा ना। हाँ जी, अप्रूव पेंशन स्कीम भी ये उसमें आती है टैक्स क्रेडिट में, इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। बिल्कुल नहीं मिस, इसके अंदर इसमें बल्कि इसने बताया हुआ है, मेरे पास यहाँ पर उसने खुला हुआ है, तो उसने उसमें बताया हुआ है कि यहाँ पर भी tax credit is allowed for such payment which is lesser of the following amount: total contribution या फिर 20% of the taxable income of the eligible person of the relevant tax year. जी हाँ जी, आपने उसको एलिजिबल पर्सन की भी उन्होंने फिर डेफिनेशन आपको बताई है, जी इंडिविजुअल जी हो। मिस, ये लिखी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, फिर आपने इन दोनों में से लिमिट्स को देखा। ठीक है मिस, इसमें एक उसने नोट बताया है कि द टोटल अलाउड कंट्रीब्यूशन should not be more than 50% of the total taxable income of the preceding year. इसका मैं जरा थोड़ा सा मुझे बता दें। इसका दोबारा से पॉइंट पूछिए। मैं इसी में अप्रूव्ड पेंशन फंड के नीचे ना उसने एक अलग से नोट बनाकर दिया हुआ है
कि the total allowed contribution should not be more than 50% of the total taxable income of the preceding year. प्रीसीडिंग ईयर पिछले साल से रिलेटेड जो है, अगर आपकी उसका जो आपकी पेंशन की जो आपके ऊपर आया है, पेंशन की अमाउंट पे आपको जो क्रेडिट मिलना है वो पिछले साल की टैक्सेबल इनकम से ज्यादा ना, प्रीसीडिंग ईयर की, प्रीसीडिंग यानी पिछले साल जो टैक्सेबल इनकम आई हुई है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में प्रीसीडिंग ईयर की तो टैक्सेबल इनकम है नहीं, तो फिर इसलिए हम लोग जो नीचे सिर्फ उन्होंने रेट बताया है और वो जो एलिजिबल पर्सन वाली बात है वो करनी है हम लोगों ने। ठीक ठीक हो गया मिस, लेकिन इसके नीचे एक उसने चौथा पॉइंट दिया हुआ है जिसके अंदर मिस वो बीच में से फॉरेन टैक्स क्रेडिट कुछ माइनस कर रहा है। मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आया कि amount of tax credit shall be computed by applying the average rate of tax to the contribution on which it is allowed. The average rate of tax for this purpose is computed as below: tax for the tax year minus foreign tax credit divided by taxable income for the tax year. नॉर्मली एवरेज रेट ऑफ टैक्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? मिस एवरेज रेट मुझे समझ नहीं आया मिस, क्या कहना चाह रही हैं आप? कुछ ऐसे टैक्स क्रेडिट होते हैं जहाँ पे एक दो जगह पे आप टैक्स क्रेडिट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स यूज करते हैं। या अगर आपको याद हो तो हमने सैलरी इनकम में जो आता है उसका, ये पेंशन फंड से रिलेटेड अगर गोल्डन हैंडशेक वगैरह की लमसम अमाउंट वो ले ले, जी जी मिस, ठीक है, उसमें उसने स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट करना है। और एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है कि लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर की टैक्स लाइबिलिटी और टैक्सेबल इनकम को डिवाइड करके आपने एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है। ठीक है मिस, ठीक है। अब ठीक इस हो गया, केस ठीक में है। जब हम लोग यहाँ पे जो है ये पेंशन की बात करेंगे, पेंशन के अंदर जब एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है तो टैक्सेबल इनकम में से फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करके फिर टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करना है। ओके ओके हो गया मिस, ठीक नॉर्मल हो में गया। जब हम वहां पे करते थे या कहीं पे भी एवरेज रेट ऑफ टैक्स यूज करेंगे, कहीं पे लिखा होगा कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर आपने इसको कैलकुलेट करना है टैक्स को, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गया मिस, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय ठीक है। अमाउंट जिसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ ओके पे हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम सॉरी टैक्स लाइबिलिटी में से जो आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट है उसको माइनस करके फिर हम लोगों ने जो है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है। ठीक है मिस, ठीक हो गया, जी, ठीक है मिस। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। जी जी मिस, जी जी मिस, ये भी हो गया। अच्छा, आपको ये स्ट्रेटेजी ठीक लगी ना, पहले थ्योरी करके और फिर बाद में? बिल्कुल मिस, ऐसी है बिल्कुल, उससे आपकी काफी ज्यादा चीजें इजी हो हाँ गई। जी, थ्योरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मिस, ऐसी है। अच्छा जी। ये मिस 2019 का ही है, ये इसका ये सेकंड पार्ट है। हम्म, अच्छा, इन्होंने ये सारी चीजें पर मंथ लिखी हुई हैं। अच्छा जी। पेमेंट ऑफ लोन को आपने इनकम में क्यों दिया हुआ? मैम पेमेंट ऑफ लोन पहले भी तो वो 2016 वाले में भी तो इंक्लूड किया था मैंने उसको, उसमें लिया हुआ था जिसमें उसने बेंचमार्क रेट दिया हुआ था, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में हेड में मैं पहले भी उसमें इंक्लूड कर रहा था। पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट ऑन 30th June 2018, रिसीव एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹12 लाख फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, उसने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया 12 लाख का, ठीक है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर जी मिस, 1 जुलाई 2017 से ऑनवर्ड लगा हुआ है। तो उसने जो है पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट ऑन 30th June 2018 यानी 1 जुलाई
उसने लोन इंस्टॉलमेंट मिस्टर आदिल रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, रिसीव किए हैं ये पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट और 30 जून 1 लाख की उसको इंस्टॉलमेंट मिली है। इस पॉइंट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, उसने 12 लाख का लोन लिया 1 जुलाई 2017 में, ठीक है। जी मिस। तो ये वो रीपेमेंट कर रहा है, पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट। लोन उसने जो लिया है वो 12 लाख का इकट्ठा ही लिया होगा ना, जी मिस ऐसे ही है। तो ये तो पे कर रहा है लोन। लेकिन मैंने ऊपर देखा ना कि रिसीव द फॉलोइंग चीजें उसने जी, लेकिन तो उसको उसको ही। देखें इसमें, देखें उसकी हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट ऑन 30 जून, यानी इसको इंस्टॉलमेंट में दे रहा है ये लोन। नहीं, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट ऑन 30 जून, 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई में आदिल रिसीव्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ रुपीज 12 लाख फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, यानी 1 जुलाई 2017 को उसने 12 लाख का लोन रिसीव किया है, ठीक है। यानी पूरे का पूरा, ठीक है मिस। ऐसे तो नहीं होता, इंस्टॉलमेंट में तो नहीं लोन मिलता ना, बिल्कुल ऐसी लोन है। लेते ही हम लोग इकट्ठी अमाउंट है। अब जी उसने मिस। इस 12 लाख में से इसी साल के अंदर जो 1 जुलाई 2017 में स्टार्ट हुआ था और एंड होता है 30 जून 2018 में, उसने एक लोन की मतलब इंस्टॉलमेंट वापस भी कर दी है, एक पेमेंट वापस भी कर दी है। मिस इसका इसका फिर इस तरह हो सकता है कि जैसे उसने ये पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट की है, यहाँ पर मैं इसको इंक्लूड ना करूं, लेकिन जो उसने जो सैलरी हेड इसमें सिनॉप्सिस की थ्योरी में बताया हुआ है, उसमें ये बताया हुआ है कि उसने, अभी मैंने खोला है कि अगर उसने इंटरेस्ट फ्री है तो फिर आप उसको बेंचमार्क रेट से कैलकुलेट वो करके अपनी बेंचमार्क, सैलरी में इंक्लूड करें। जी जी, तो इसमें फिर मुझे ये 12 जो 12 लाख है, इसको फिर मैं बेंचमार्क रेट से इंक्लूड हाँ जी, कैलकुलेट करके वो हाँ अपनी सैलरी इनकम में कैलकुलेट वो हाँ करूंगा। जी। ठीक है, मुझे आपने समझ पहले आ क्या गई। किया, आपने 12 लाख के ऊपर पहले नहीं कैलकुलेट किया हुआ था बेंचमार्क रेट? नहीं नहीं मिस, मैंने गलती हो गई मिस, मैंने ना नहीं पॉइंट सही तरीके से पढ़ा नहीं, मैंने 10 लाख के ऊपर ही कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, वो सॉरी, दूसरे के ऊपर वो कर 1 दिया था, लाख वो जो नहीं उसने नहीं, दिया 1 था 1 लाख, लाख पे। 1 लाख यही है कि जस्ट सपोज अगर पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट जो है, कि लोन जी इंस्टॉलमेंट जी मिस। जो गई है वो 1 लाख की गई है, इसका मतलब उसने 1 लाख लोन रिपे कर दिया। या अगर जस्ट वो रिपे ना भी किया हुआ तो 1 लाख, नॉर्मली जब हम लोन लेते हैं वो ये तो नहीं होता, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तो नहीं लोन लेना ना। या अगर बिल्कुल जस्ट ऐसी है। ना भी होगा, लेकिन उसने टोटल जो ली है, लिमिट जो लिया वो तो 12 लाख की ली है। अब हम 1 1 लाख बिल्कुल को ऐसी है। बैठ के तो नहीं ना कैलकुलेट करेंगे। तो अब मिस जो बेंचमार्क रेट है वो टोटल 12 लाख पे 12 लाख कैलकुलेट पे करके मिलेगा, वो इंक्लूड करूंगा। जी जी, ठीक है मिस। 12 लाख पे होगा। ठीक ठीक। और मिस ये मैंने ना एक्चुअली थोड़ा सा मेरे से गलती ये हुई कि मैं ना ये नोट्स जो है ना ये मिस कर गया हूँ। अच्छा, ठीक है, आपने नोट्स ध्यान से नहीं पढ़े। नहीं मैंने ये नहीं पढ़े, मैंने वो जो इसका ये जो कन्वेंस वाला है ये भी जरा मिस कर दिया। कन्वेंस वाला भी मिस हो गया, ठीक हो गया। जी मिस, और इसके अंदर रेट ये लगना जो था। ज़कात किया है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का भी उन्होंने डिडक्शन, ये डिडक्शन मांग रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे मिस डिडक्शन ये तो नहीं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे तो हमें वो मिलेगी ना मिस, टैक्स क्रेडिट क्रेडिट मिलेगा। मिलेगा, वही ना, ये चीजें गलत मांग रहा है ना, गलत ये डिडक्शन मांग रहा है। ही क्लेम्स अ फॉलोइंग डिडक्शन, वो कहता है कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट जो की है शेयर्स पे, उस पे भी, वो भी मुझे एज अ डिडक्शन मिले, ठीक है। और जक़ात, जक़ात पे ठीक तो है, लेकिन लेकिन उस पे मिस उसने बताया ही नहीं होगा कि ये अंडर उशर ऑर्डिनेंस है या कुछ है। नहीं नहीं, लेकिन उसमें नॉर्मल, शायद नॉर्मली जो जक़ात पे, या आप नोट लिख दें जक़ात पेड अंडर जक़ात, अगर उसने स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ ना तो आगे के वी कंसीडर दैट जक़ात पेड अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस। मैंने तो इसको इसलिए नहीं इंक्लूड किया हाँ कि नहीं, आप दोनों तरह से नोट दे सकते हैं, ठीक है। तो जक़ात मिस पेड। इसमें अब मुझे हम्म, इसमें अब मुझे ज़कात को मैंने डिडक्ट तो नहीं करना था ना, अगर नहीं क्योंकि करना चाहते उसमें। तो फिर आप लिख दें कि भाई इट इज नॉट मेंशन्ड दैट जक़ात पेड अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अगर आप डिडक्ट करना ठीक है। चाहते हैं तो लिख दें कि जक़ात, इट इज सपोज दैट जक़ात इज पेड अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस।
ओके, मैं दोनों तरीकों से हो सकता है। दोनों तरह से हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर तो मैं नोट दे दूंगा ना कि तो गलत क्लेम कर रहा है, क्योंकि उस टैक्स उसके ऊपर हाँ तो हमें जी, टैक्स उसके क्रेडिट ऊपर मिलेगा। आपने लिखना है कि भाई फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर वी विल गिव दिस अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट, इतनी अमाउंट ऑफ ठीक हो टैक्स गया मैं। क्रेडिट वो है, ओके ओके हो गया मिस। करके जो उसकी अमाउंट होगी उस पे। ठीक है मिस। ठीक हो गया। इसमें मिस वो जो मैंने हाउस रेंट अलाउंस वाला है वो दोबारा गलत कर दिया है, क्योंकि आप आपने मुझे बताया था ना, इसमें भी तो अलाउंस ही मांग रहा है ना, हाँ जी। अकोमोडेशन तो नहीं मांगी, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे इसमें भी। वही ना, कई ऐसे जो है ना वो फिर देखें चेक करने से आपने सॉल्व किया तो ये चीजें जो है ना वो बिल्कुल मिस, ऐसी है। क्लियर हो जाती हैं। फिर यही गलतियां फिर अब जो यहाँ पे मिस्टेक हो गई हैं वो फ्यूचर में इंशाल्लाह नहीं होंगी। तो जी जी मिस। वैसे भी बहुत ज्यादा जो है वो देखें एक कंसिस्टेंसी है, आप देखें 2016 से उम्र 2019 तक आपने किए, कोई बहुत ज्यादा टैक्स क्रेडिट्स में भी वो देखें, कुछ तो टैक्स क्रेडिट जो लर्न किए हैं हम लोगों ने सेक्शन 61 से 60, उसमें तो कुछ जो है वो कंपनी से रिलेटेड है, जैसे न्यू अंडरटेकिंग बना रहे हैं या न्यू इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी वो है, तो कंपनी बिल्कुल से है, ऐसी है। हमारे लेवल पे तो नहीं आते। जी ठीक मिस, है, तो इस वजह बिल्कुल से ऐसी जो है है मिस। हमें जो है वो करना पड़ेगा। मिस अब इसके अंदर ना जो एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी, उसमें मुझे ये पॉइंट नहीं पता लगते, वो जो हम एंड के ऊपर जाके टैक्स डिडक्ट करते हैं ना, अपनी टैक्स लाइबिलिटी के जो टैक्स ऑलरेडी पेड होता है, हम्म। तो मिस वो किस तरह, मतलब वो मुझे पॉइंट नहीं कभी कभार समझ लगता, तो वो कौन से टैक्स पेड होते हैं जिनको मैंने पॉइंट देखूं, अपने माइंड में रखूं कि ये वाला पॉइंट आएगा तो मैंने वो एंड पे जाकर अपनी टैक्सेबल पे टैक्स पेबल से पहले इस टैक्स को मैंने अपनी लाइबिलिटी में से माइनस करना है। मुझे वो वाली समझ नहीं आ रही थोड़ी सी। देखिए टैक्स पेबल जब हम लोग टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद क्या चीजें माइनस करनी है उसका डाउट हो रहा है। जी जी मिस, जो टैक्स ऑलरेडी पेड अक्सर आप कहती है ना, जैसे अभी वो हम्म। पिछले पॉइंट में आया था कि टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी बाय द जी जी। कंपनी, जो पिछले एक पॉइंट आया था, आपने कहा था कि इसको एंड पे जाके ट्रीट करना है। तो मुझे इन पॉइंट्स के ऊपर जरा थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि कौन सा टैक्स ऑलरेडी पेड होगा जो मैंने उसको वहां पे एंड पे जाके उसे ट्रीट हम्म। करना है। देखिए जिस तरह अब इसमें क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, या वो स्पेसिफिकली जो है वो टैक्स डिडक्टेड या टैक्स डिडक्टेड बाय टैक्स डिडक्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट उसने स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आपका यहाँ से उसने ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट कर लिया है, ठीक है मिस। ठीक है, फिर आप डिडक्ट उसमें से माइनस करते हैं। वरना वो भी जो प्रोविजन है ना टैक्स ऑलरेडी पेड की, वो जी मिस। प्रोविजन एज सच आपके लेवल पे नहीं होती, एक्चुअली में वो टैक्स ऑलरेडी पेड की प्रोविजन यूज होती है थोड़ी प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, ओके मिस। जी जी मिस। कंपनीज जो होती है ना वो करती हैं कि कंपनी जो होती है वो क्वार्टरली टैक्स पे करती हैं, ठीक है, क्वार्टरली ठीक हो बेसिस गया पे, मिस। यानी आफ्टर एवरी 3 मंथ्स जो बड़ी कंपनी है उनके लिए कंपल्सरी होता है कि वो क्वार्टरली बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए और अपना टैक्स भी पे करें क्वार्टरली बेसिस पे। फिर उन्होंने जो ओके। लास्ट पे जाके जब ईयर एंड क्लोज होता है, उनका जब क्लोजिंग होती है तो पहले 3 क्वार्टर में उन्होंने जितना टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया होता है वो फिर टैक्स ऑलरेडी पेड में माइनस करके बाकी की अमाउंट उन्होंने पे करनी होती है, ठीक है। ओके या ओके हो एक गया मिस, और जो ठीक हो। प्रोविजन होती है कि कंपनीज कुछ कंपनीज के लिए जरूरी होते हैं एडवांस टैक्स पे करना, ठीक है मिस, ठीक है उनके मिस। लिए जरूरी होता है कि वो कम से कम अपनी, उन्होंने टर्नओवर का कहा होता है इतने टर्नओवर का आपने इतना परसेंट जो है ना देना ही देना टैक्स, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग कि आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है नहीं आ रही, लेकिन आपकी इतनी टर्नओवर का, लेकिन वो स्पेसिफिक कंपनीज हैं, स्पेसिफिक जो है वो लोग हैं जिनके लिए जरूरी है कि वो अपनी टर्नओवर पे टैक्स देते हैं, अपनी सेल्स की बेसिस पे सेल का 1%, 2% या 1.5 या 0.5% टैक्स पे कर देते हैं, ठीक हो गया मिस। एडवांस टैक्स उसको कहते हैं। फिर आफ्टरवर्ड जब ओके। एट द एंड ऑफ ईयर जब अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वो कहते हैं जी हमने तो पहले ही इतना एडवांस टैक्स के मद में पे कर दिया हुआ है, तो भाई हम लोग हमारी टैक्स लाइबिलिटी तो इतनी बनती थी, तो फिर कभी कभार ठीक है उनका मिस। टैक्स पेबल भी आ जाता है और कभी कभार टैक्स जो है उनका क्रेडिट भी आ जाता है, टैक्स जो है वो एडवांस में उनका टैक्स पे हुआ होता है, ज्यादा टैक्स पे होता है।
ओके ओके हो गया मिस, ठीक हो गया। ठीक है तो मिस। आपने 2020 और 2021 का भी क्वेश्चन देखा, उसमें कोई मिस peculiarity? 2021 का तो क्लियर हो गया टोटली, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो जो गया। 2020 का है ना, अगर मिस अगर आप इंटरनेट पे अभी खोल लें ना अपने पास, उसमें मुझे एक पॉइंट आपसे पूछना था उसके अंदर। अच्छा जी, 2020 का, एक मिनट, जी जी मिस। चले हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो तो फिर मतलब मेरे चैनल पे है। जी जी मिस, वो आपके चैनल पे है उधर चलिए ठीक, एनसेम्बल वाले सीएसएस पे ना, ठीक उसमें है। आपने सॉल्व किया हुआ है सारा। वो मुझे क्लियर था ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें जिस मुझे एक पॉइंट मैंने आपसे पूछना था। चलिए ठीक तो है, वो जी भी जी फिर मैं मिस, आपके साथ बस डिस्कस कर लूंगी, ठीक होगी। जी जी मिस, मैंने वो खोला हुआ है, वो मैंने अपने इस पे